गुप्त काल को बहुत अच्छे से करने के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट गुप्तोत्तर काल में आकर फंस जाते हैं। समस्या ये आती है कि यहाँ पर बहुत सारे राजवंशों का उदय होता है, अलग-अलग जगह उनकी स्थापना होती है, अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग राजवंश चलेंगे और अलग-अलग समय पर चलेंगे। समस्याएँ इतनी ज़्यादा विकट हो जाती हैं कि कन्फ्यूजन इतना क्रिएट हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, वातापी के चालुक्य हैं। अब जब वातापी के चालुक्य हैं, तो वेंगी के चालुक्य कैसे बने? वेंगी के चालुक्य हैं, तो कल्याणी के चालुक्य कैसे बने? अगर ये तीनों चालुक्य हैं, तो ये चालुक्य एक राजवंश है। अब जब ये चालुक्य राजवंश है तो चालुक्य जिनको सोलंकी कहा जाएगा राजपूत काल में, वो कैसे बन गए? तो समस्या ये आती है हम किसको क्या माने, ठीक है? मतलब कुल मिलाकर ये है कि गुप्त काल के बाद वाला समय और दिल्ली सल्तनत अर्थात मध्य काल से पहले का समय में बहुत सारे जब राजवंश आते हैं अलग-अलग जगह, अलग-अलग समय पर, तो उनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिसके लिए ये क्लास में लाया हूँ। यहाँ पर हम सभी राजवंशों को, सभी मुख्य-मुख्य राजवंशों को, वो कहाँ-कहाँ पर थे, कैसे वो स्थापित हुए, किसने स्थापना की, इस सब के साथ एक कहानी के रूप में हम एक बार देख लेंगे। तो ये सभी क्योंकि परेशानी ये होती है जब हम पढ़ते हैं होयसल, हमें यही नहीं पता होता कि ये कहाँ पर है। जब हम पढ़ते हैं चालुक्य, बादामी, राष्ट्रकूट पढ़ते हैं, पाल पढ़ते हैं, सेन पढ़ते हैं, कारकोट वंश पढ़ते हैं, तो हमें यही पता नहीं चलता कि पल्लव वंश कहाँ है, कारकोट कहाँ है। हम हम थ्योरेटिकली हमने पढ़ लिया, लेकिन वो हमारे माइंड में मैप के साथ नहीं समझा हमने, तो वहाँ पर परेशानियाँ आएँगी। तो इसलिए इसको हम समझेंगे सभी राजवंशों को, इसके साथ-साथ हम समझने क्या वाले हैं, गुप्तोत्तर काल अर्थात उत्तर गुप्त काल अर्थात पूर्व मध्य काल की पूरी कहानी। देखो जब आप हर्ष को पढ़ेंगे, उससे भूति वंश को पढ़ेंगे। अब देखो एक क्लास में लास्ट क्लासेज हमने कर ली हैं हालाँकि अभी हमने पाषाण काल से और अब तक की सारी क्लासेज की हैं। यदि कोई पहली बार देख रहा है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेज आपको क्रमशः मिलेंगी, सारी क्लासेज आप देख लीजिए, ठीक है? तो उसमें एक आया था कि पुष्य भूतियों का आक्रमण होता है किसी के ऊपर, अब वो पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, वहाँ पर मैंने दूर किया था उस कन्फ्यूजन को। तो पुष्य भूति कौन है? पुष्य भूति एक वंश है और पुष्यमित्र शुंग एक राजा है। तो कई बार ये रिलेट कर जाता है पुष्यभूति, पुष्यमित्र, पुष्यभूति, पुष्यमित्र एक ही होंगे। तो वो सब जो डाउट होते हैं, वो सब जो कन्फ्यूजन होता है, उन सबको आप दूर करते चलें, ठीक है? नहीं तो आगे परेशानी आएँगी। तो यहाँ पर हम ये सभी एक बार इस पूरी कहानी में सभी राजवंशों को एक बार एक साथ देख लें। मैं सभी राजवंशों को एक साथ समझाता हूँ। फिर उसके बाद जब आप पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में कि हर्ष हर्ष के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है। गुर्जर, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये सब आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद राजपूतों का उदय होगा। उसके बाद दक्षिण में हम कुछ वंश देखेंगे, उत्तर में कुछ वंश देखेंगे। तो अलग-अलग वंशों को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ना आपको टाइम रिलेट कर पाएँगे, ना आप उन स्थानों को रिलेट कर पाएँगे जो करना चाहिए। तो सबसे पहले एक कहानी को समझें कि हो क्या रहा है। देखो, हमने जैसे शुरू से मैं बताता आया हूँ कॉन्सेप्चुअल सारी क्लासेस समझाई हैं। अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो सारथी के साथ जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ें मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है? और बाकी को भी जोड़िएगा देखने के बाद क्लास। तो देखो है क्या, मौर्य काल में मैंने समझाया था कि किस तरह से हमारे एक केंद्रीकृत व्यवस्था लागू होती है भारत में और पहली बार भारत एक साम्राज्य के रूप में देखा जा रहा है। मतलब उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक साम्राज्य विस्तार के रूप में, जिसमें अलग-अलग राजा हैं, जो सभी केंद्र के अधीन है। एक ऊपर केंद्रीय सत्ता बैठी हुई है और उसके जो भी अलग-अलग राजा हैं, वो सब उसके अंडर में हैं, ठीक है? इसको हमने बोला केंद्रीकृत व्यवस्था। उदाहरण के रूप में हर क्लास में मैंने समझाया है, जैसे अभी भारत राज्यों का एक संघ है, अलग-अलग राज्य हैं लेकिन सब केंद्र के साथ में एक संघ बना रहे हैं, इस तरह से। उसके बाद में क्या होता है, मौर्योत्तर काल में आकर, मौर्य काल मतलब वही चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ये वाला। उसके बाद में मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, मौर्योत्तर काल में आकर जो ये राजवंश थे क्योंकि मौर्य सत्ता कमजोर होती है, तो वहाँ से जो राजा अंडर में थे, जैसे अभी अलग-अलग राज्य हैं, अगर हमारा केंद्र शक्तिहीन हो जाए, तो अलग-अलग राज्य बंगाल अलग ममता बनर्जी लेके चले जाएँ, उत्तर प्रदेश को अलग लेके चले जाएँ, बिहार को लालू ले जाएँ, इस तरीके से अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग ले जाएँ। तो जैसे ही मौर्यकाल कमजोर पड़ता है, वैसे ही क्या हुआ, अलग-अलग राजाओं ने अपने-अपने अलग-अलग वंश बना लिए। इनमें 4 हमारे ब्राह्मण वंश थे, जिनमें पुष्यमित्र शुंग ने शुरुआत की थी। तो ब्राह्मण वंश आते हैं हमारे कौन से? शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन और चेदी वंश। उसके बाद 4
कौन से? विदेशी वंश थे। विदेशी का मतलब जो बाहर से, भारत के बाहर से आए थे और भारत में रहकर भारतीय बन गए थे, मतलब अपने आप को भारतीय कल्चर में अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, वो कौन से थे? जैसे शक थे और कुषाण थे, ठीक है, हिंदी यवन थे, तो ये वाले 4 वंश। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में इनकी सत्ता स्थापित हो रही है, एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए चलेंगे, साम्राज्य नहीं देखने को मिल रहा है। फिर कौन आ जाएंगे? फिर आ जाएंगे गुप्त। गुप्तों के समय पर क्या हो रहा है? फिर से कौन आता है? श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच आ रहे हैं, और वो गुप्तों का शुरुआत कर रहे हैं। आगे जाके इसकी पूर्ण संस्थापना जो कर रहे हैं वो कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर कौन आ जाते हैं? समुद्रगुप्त आ रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आ रहे हैं, कुमारगुप्त आ रहे हैं, स्कंदगुप्त आ रहे हैं, भानुगुप्त आ रहे हैं, विष्णुगुप्त आ रहे हैं, बालादित्य गुप्त आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे राजा आ रहे हैं। तो वो सब क्या करते जा रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, और कौन? दूसरा समुद्रगुप्त। तो हमने 2 शासक ऐसे देखे जो एक कल्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। किसके बाद में? देखो, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने क्या किया था? इस वंश को पूरी तरह से स्थापित किया भारत में। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे देखेंगे कि समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया, उसने क्या काम किया? पूरे भारत में साम्राज्य विस्तार करने की दोबारा से कोशिश की। किसके बाद में? मौर्य के बाद में। तो मौर्य के बाद पूरे भारत में यदि कोई साम्राज्य विस्तार कर पाया पूरी तरीके से, तो वो था समुद्रगुप्त। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों युद्ध लड़े, 6 प्रकार के मुद्राएं मैंने बताई थी, 6 प्रकार के सिक्के बताए थे। जैसे एक पे वीणा वादन, वीणा बजाते हुए दिखाया गया। करुण सिक्का था, उस पर कहा गया कि ये सैकड़ों युद्ध लड़ने वाला है और इसने कोई भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, हरिसेन ने इसके लिए प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई, जिसमें इसकी वीर गाथाओं का वर्णन किया। तो उससे पता चला कि हमारे यहाँ पर फिर से क्या किया गया? एक साम्राज्य का विस्तार किया गया, वही उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। लेकिन ये साम्राज्य भी मौर्य साम्राज्य के बराबर नहीं था। फिर भी क्या था कि केंद्रीकृत व्यवस्था थी। उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय आया, विक्रमादित्य। वो क्या कर रहे हैं? वो कल्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 9 रत्नों को अपने पास रख रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में वो अपना विस्तार कर रहे हैं। और ब्राह्मण धर्म को ही ये आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे राजा आएंगे और वो कमजोर पड़ते जाएंगे। जैसे जैसे कमजोर पड़ते चलेंगे, वैसे वैसे जो अंडर में राजा थे, उनके अंडर में जो एक केंद्र की शक्ति, मेन राजा के अंडर में जो राजा हैं, वो अपने राज्य को क्या करेंगे? अपने राज्य को अलग करते चले जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र को अलग करते चले जाएंगे। समझ गए? जब वो क्षेत्र को अलग करेंगे, तो जो अंतिम गुप्त शासक होगा, उसके बाद में धीरे धीरे, हालांकि अंतिम गुप्त शासक का पूर्णतः प्रमाण सहित हमें नहीं मिला है, फिर भी माना गया कि विष्णुगुप्त हम मान लेते हैं। तो उसके बाद में क्या हो रहा है कि अंतिम गुप्त शासक के बाद में भारत में, क्योंकि वो कमजोर पड़ गए, तो अलग अलग राजा अलग अलग शक्ति को, मतलब अपने अपने क्षेत्र को अलग अलग कर लेंगे। इसी समय को हमने बोला गुप्तोत्तर काल या उत्तर गुप्त काल, जिसमें एक वंश नहीं है, बहुत सारे वंश हैं अलग अलग क्षेत्र में, और वो अलग अलग क्षेत्र में अपना विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, इस ध्यान से समझते रहे। अब कहानी शुरू होती है यहाँ की। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विस्तार कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोला गुप्तों के बाद वाला, गुप्तोत्तर। उत्तर का मतलब होता है बाद वाला, या फिर उत्तर गुप्त काल, या फिर इसी को बोला पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का मतलब, अभी हालांकि पूर्व मध्यकाल गुप्तोत्तर के बाद आता है, लेकिन यहाँ समराइज करने के लिए, मैंने समझाने के लिए आज की क्लास में इसको सारे को एक साथ ले लिया है। ठीक है, तो इसमें एक बार यहाँ पे पढ़ें, फिर उसके बाद में मैप बनाकर और उसमें समझाते हुए बताऊंगा, तो वो आपको दिमाग में डल जाएंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह से इनकी स्थापना हुई। तो ये आपको देखेंगे, ये सबसे शुरुआती एक कहानी चलती है इनकी। ठीक है, समझ गए? पुष्यभूति, मोखरी, परवर्ती गुप्त, गौड़ और मैत्रक। ध्यान से देख लेना, अलग अलग क्षेत्र पर मैंने बताया, अलग अलग क्षेत्र पर अलग 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 वंश चल रहे हैं, अलग अलग शासक वहां पर हैं। अब इनकी स्थापना हम एक एक करके इनको आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे कि पुष्यभूति कौन थे, किस तरह से। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर तो एक राजा है जो क्या करता है? पुष्यभूति वंश की स्थापना कर रहा है। कहां पर कर रहा है? तो ये थानेश्वर में कर रहा है, उसके पास में ही है कन्नौज के मोखरी। ठीक है, तो यहाँ पर पुष्यभूति में ये शासक हैं, ये इनकी राजधानियां हैं। देखो आप ये देखना, ये वंश है, ये उसकी राजधानी है थानेश्वर, पुष्यभूति की। और ये इसके राजा जो महत्वपूर्ण शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिनकी कहानी को लेकर आज मैं कुछ समझाने वाला हूँ। पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसमें से आप हर्षवर्धन को बखूबी जानते होंगे। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन है, इसकी कहानी हो जाती है। इसी से मिलती जुलती कहानी है मोखरी। मोखरी कहाँ के थे? कन्नौज के।
कन्नौज कहाँ का शासक कौन था? ग्रहवर्मा। ठीक है, संक्षेप में अभी कहानी को समझाऊंगा मैं, पहले एक बार ये मतलब एक लाइन के वन लाइनर के रूप में आप देख लें, फिर कहानी को समझाऊंगा। तो ये ग्रहवर्मा। एक है परवर्ती गुप्त। जो गुप्त वंश, जब गुप्त खत्म होते हैं तो उनका वंश तो चल रहा होगा ना आगे, वो राजा ठीक से नहीं बन पाए होंगे जो साम्राज्य विस्तार कर सकें, लेकिन एक छोटी सी जगह पर एक वंश चल रहा है, उसमें एक के बाद एक बाप बेटा इस तरीके से चलते हुए जा रहे हैं, जिनको हमने बोला परवर्ती गुप्त। मतलब गुप्त जो बाद वाले गुप्त हैं, अपने आप को गुप्त कहला रहे हैं। ये कहां पर है? मगध में। इनका महत्वपूर्ण शासक है देवगुप्त। एक है गौड़, बंगाल का वंश है, ये है शशांक। और एक है मैत्रक बल्लभी के। ये सभी वंशों का उदय होता है उत्तर भारत में एक साथ। अब ध्यान से देख लेना किस तरह से। देखो इस चित्र को जो हम बनाने वाले हैं, इसको इसी में बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हालांकि पहले से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन समझाते हुए ये इस तरह से एक बार आप देख लो। ये पुष्यभूति, ये मैत्रक, ये मोखरी, ये परवर्ती और ये गौड़। इनकी सबकी कहानी एक साथ है, एक कलर में डाले हुए हैं। ये कश्मीर के अलग दिखाए हुए हैं। तो इसको एक बार समझते हुए चल रहे हैं हम कि किस तरह से। देखो ये उत्तर भारत है इस तरह से। इस उत्तर भारत में यहाँ पर ये पता होगा आपको कि ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज, ये कन्नौज है, कन्नौज। ठीक है, यहां पर आएंगे। इधर बिहार में एक जगह है मगध। ठीक है, ध्यान से देख लेना। एक जगह है यहाँ पर हरियाणा क्षेत्र में, ये थानेश्वर, थानेश्वर। ठीक है, और एक यहाँ पर है बंगाल में, बंगाल। ठीक है, ये पाल बंगाल है ये, तो बंगाल। अब इन सब की कहानी को एक साथ समझना कि है क्या। देखो यहां से ये थानेश्वर में कौन बैठा हुआ है? थानेश्वर में बैठे हुए हैं पुष्यभूति। दूसरे कलर से ले लेते हैं ना। यहां पर है पुष्यभूति। यहां पर बैठे हुए हैं मोखरी। यहां पर बैठे हुए हैं मगध में कौन? परवर्ती गुप्त। ये रफली बना रहा हूं मैं इसको। और यहां पर बैठा हुआ है गौड़, गौड़। ठीक है, यहां पर एक है मैत्रक, मैत्रक। ठीक है, ये कहां पर है? बल्लभी, बल्लभी। अब ध्यान से देखना, तो कहानी चलती है इनका, इनके साथ में अच्छा खासा संबंध है, प्रेम का संबंध है। ये अलग हो गए हैं किससे? यहाँ पर हमारा पूरा साम्राज्य चलता था, ये गुप्त साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? तो लगभग लगभग ये गुप्त साम्राज्य है। इस गुप्त साम्राज्य में ये जैसे ही कमजोर पड़े, ये क्या हो जाते हैं? ये वंश अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन बच गए? गुप्तों में केवल गुप्त बच गए, परवर्ती गुप्त। और इन्हीं का एक राजा बैठा हुआ है देवगुप्त, देवगुप्त। ठीक है, चिढ़ा हुआ है किस बात से? कि इन सब ने अलग कर लिया है। ठीक, ये शासक है बंगाल का गौड़ शासक शशांक। इनकी कहानी को सुन लेना पहले। उसके बाद में यहां पर मोखरी में ये ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन भी इसको बोलते हैं। और ये फिलहाल हर्षवर्धन। ठीक है, इसको हम वर्धन वंश भी बोल देते हैं या पुष्यभूति वंश भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा माइंड मेकिंग करना। अब कहानी क्या होती है? कहानी ये हो रही है कि ये दोनों आपस में साठगांठ कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं, ये इसको अपने पास में मिला लेता है, किसको? शशांक को। शशांक एक क्या है? एक शैव अनुयायी है, शैव धर्म का यानी कि शिव जी का अनुयायी, जो किससे? ब्राह्मण वादी तो है, लेकिन क्या है, ये बौद्धों से बहुत ज्यादा चिढ़ने वाला है। ये वही शशांक है जो क्या करेगा? बोधि वृक्ष को कटवाकर फेंकवा देगा। ठीक है, तो ये यहां से एक बात, एक आपस में संधि करते हैं कि भाई इनको हटाओ। किसको हटाओ? इनको हटाओ, अपने पास वालों को। ये क्या करते हैं? इस हर्षवर्धन, अभी यहां पर मैं एक बार राजा दिखा देता हूं आपको। ये कौन है? पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश की, इसको हम पुष्यभूति क्यों बोल रहे हैं या वर्धन वंश क्यों बोल रहे हैं? तो पुष्यभूति ने इस वंश की शुरुआत की, कहां पर की? थानेश्वर में की। थानेश्वर कहां? हरियाणा साइड में।
पुष्यभूति ने शुरुआत की, आगे इसको प्रभाकर वर्धन ने बढ़ाया, तो इसको हमने वर्धन वंश भी बोला। अब ये जो वर्धन है, प्रभाकर वर्धन, इसके दो बेटे हैं, राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन, और एक इसकी बेटी है राज्यश्री। ठीक है, राज्यश्री। उस राज्यश्री का ये विवाह कर देता है कहाँ, दोबारा सुन ले आप, यहाँ थानेश्वर में एक राजा है, कौन, वर्धन। तो वो वर्धन क्या करता है, वर्धन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रभाकर वर्धन भी बोल रहे हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री जिसके बच्चे हैं, ये अपनी पुत्री किसकी, राज्यश्री की शादी कर देता है, किसमें, यहाँ पर कन्नौज। कन्नौज का राजा है ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मन से इसकी शादी कर देता है। अब जो ग्रहवर्मा है, इसकी हत्या कर दी किसने, इन दोनों ने मिलकर। फिलहाल तो ऐसा मान ले रहे हैं मिलकर, कहानी को डिटेल में समझेंगे हम पुष्यभूति वंश में, ठीक। तो इन्होंने हत्या कर दी, इसका मतलब यहाँ कन्नौज खाली हो गया। ये जो बड़ा बेटा था इसका प्रभाकर वर्धन का, वो कौन था, राज्यवर्धन। दो बेटे बताए, एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा बेटा है राज्यवर्धन, वो यहाँ पर पहुंचता है, हर्षवर्धन को यहाँ थानेश्वर बिठा के वो पहुंचता है इससे बदला लेने के लिए। इसकी जो बहन है राज्यश्री, वो यहाँ से चली जाती है जंगल की तरफ, जिससे कि खुद को इनके हवाले ना कर सके, इनको ना सौंप सके, तो इनसे बचने के लिए वो चली जाती है। तो यहाँ से ग्रहवर्मा खत्म हो जाता है। अब ग्रहवर्मा खत्म हो गया तो ये दोनों बचे। अब वो क्या करता है, गुस्से में आकर इसको खत्म कर देता है, ये इसको खत्म कर देता है। ठीक है, मतलब यहाँ से कन्नौज से ग्रहवर्मा खत्म हो गया, जो राज्यवर्धन आया था उसकी हत्या इन्होंने कर दी, इसकी हत्या हर्षवर्धन आकर कर देगा। जब हर्षवर्धन आकर इनकी हत्या कर देगा और इसको भगा देगा शशांक को, तो बचेगा कौन, ये सारा का सारा क्षेत्र खाली हो गया। ध्यान से समझना क्या, अभी देखो मैं एक एक करके डिटेल में समझेंगे हम इसको, इनके वंश में। फिलहाल ये समझा रहा हूं कि स्थापित कैसे हुआ राज्य। तो यहाँ जो ये सारा क्षेत्र है, इसको क्या करा हर्षवर्धन, यहाँ कन्नौज पहुंचता है, ध्यान रखना राजधानी कहां पर है, थानेश्वर। पहुंचा कहां पर, वो कन्नौज। कन्नौज कौन है, उसकी बहन, लेकिन बहन चली गई है जंगल की तरफ बचने के लिए। उस बहन को बुलाया जाता है, मतलब ढूंढा जाता है, उसको बुलाया गया, गद्दी पर बिठाया गया। राजश्री ने ये बोल दिया कि आप ही राज्य संभालो, मैं नहीं संभालूंगी, मेरे बस की नहीं है, मेरे पति है नहीं, तो मैं राज्य कैसे करूं। तो इसने क्या काम किया, इसने ये बोला कि मेरा पूरा सपोर्ट है, आप यहाँ गद्दी पर बैठो, आपके साथ मैं गद्दी पर बैठूंगा। ठीक है, आप ही के साथ में एक दूसरी गद्दी डालकर, और मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। बोला जाता है कि इसने अपनी राजधानी को क्या किया, कन्नौज शिफ्ट कर लिया। अब ये थानेश्वर का प्रशासन भी यही संभाल रहा है, शासन हर्षवर्धन, और कन्नौज का शासन भी हर्षवर्धन संभाल रहा है। समझ लेना जैसे जैसे बता रहा हूं। तो ये कहानी हो जाती है, ये एक कहानी। तो यहां से किसकी स्थापना हो गई, हर्षवर्धन वंश की, जिसको हम वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश बोल रहे हैं। इन सबको हराकर एक पूरा, और इनको भी ये अपने में मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्षेत्र हो जाता है हर्ष का। समझ आ गया। अब एक दूसरी कहानी जुड़ती है, जब ये हर्षवर्धन क्या करता है, हर्षवर्धन इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, ये सारे को अंडर में ले लिया, तो यहां पर एक वंश चला हुआ है, एक वंश का उदय हो रहा है। यहां पर है राष्ट्रकूट। अब दूसरा पड़ाव आता है ये राष्ट्रकूट। ठीक है, अभी हमने देखा, देखो आगे आ जाएंगे, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। हालांकि ये कारकोट, उत्पल और लोहार डाल दिए हैं। ये कारकोट, उत्पल, लोहार कहाँ के वंश हैं, तो कारकोट, उत्पल, लोहार को भी देख लेना। ये है कारकोट, यहां पर था कारकोट। कारकोट का एक राजा है ललितादित्य मुक्तापीड़। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं। मतलब देखो हर्षवर्धन ने तो यहां तक शासन कर रहा है ना, तो ये कश्मीर तो खाली पड़ा हुआ है। तो कश्मीर में कौन है, कश्मीर में छोटे छोटे वंश चल रहे हैं, जहां वो ध्यान नहीं दे रहा, उसको ध्यान है इधर की तरफ। तो कश्मीर में वंश चल रहा है, एक कारकोट वंश चल रहा है। एक कारकोट वंश का राजा कौन बताया मैंने, ललितादित्य मुक्तापीड़, जो क्या करेगा, कारकोट में वहां पर सूर्य मंदिर बनवाएगा, मारतंड का सूर्य मंदिर। भारत में कुछ सूर्य मंदिर हैं, जैसे आपने सुना होगा इधर उड़ीसा साइड में है, तो वैसे ही कश्मीर में भी एक सूर्य मंदिर पड़ता है, कहां पर, मारतंड में। तो मारतंड के सूर्य मंदिर का निर्माण वही करवाएगा। एक उत्पल वंश है, उसकी एक रानी है, रानी का नाम है दिद्दा। आप लोगों ने एक क्वेश्चन सुना होगा कि पहली मुस्लिम शासिका कौन बनी, तो कौन थी, आप जब आगे पढ़ेंगे तो किस में,
दिल्ली सल्तनत में देखेंगे कि एक रजिया सुल्तान आएगी, लेकिन वो मुस्लिम शासिका है। उससे पहले भारत में रानियां रही हैं, तो उनमें से एक रानी थी, रानी दिद्दा। दिद्दा जो उत्तर भारत की यहाँ पर शासिका बनती है, ठीक है। तो कारकोट, उत्पल और लोहार, ये तीन वंश आ जाएंगे ऊपर कश्मीर में। अब ये राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार की क्या कहानी है, इसको ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर है राष्ट्रकूट, यहाँ पर है गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ पर है पाल। ध्यान से देखना, ये कौन सी जगह थी, ये थी कन्नौज। कन्नौज में कौन बैठा हुआ है, हर्ष, है ना। अब ही इस हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसने क्या कर लिया, इसको सबको ओवरटेक कर लिया, सबको अपने अंडर में ले लिया, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। जब ये सीट खाली होती है, ये कमजोर पड़ता है, ये अपनी मृत्यु की तरफ है, तो क्या करते हैं, इसकी नजर भी यहां पर है इतने बड़े साम्राज्य पर, ठीक है। पाल, इसकी नजर भी, ये पाल है, इन पालों की नजर भी इधर की तरफ है, और ये राष्ट्रकूट जो यहाँ तक उत्तर और दक्षिण तक फैले हुए थे, इनकी नजर भी यहाँ पे है। तो ये गुर्जर प्रतिहार सोच रहे हैं कि मैं इसको ले लूं, इस राज्य को ऐसे अब कर लूं, ये सोच रहे हैं ये और ये भी। तो सबकी नजर कहां पे आ गई, कन्नौज पर। क्यों, क्योंकि कन्नौज एक बड़ा क्षेत्र हो गया, और हर्षवर्धन को ऐसा बोला जाता है कि उसने इसका साम्राज्य विस्तार किया। हालांकि पूरे भारत में नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना होगी। तो इनकी नजर है तीनों की इस पर। तीनों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। उन तीनों की लड़ाइयों में गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं। ये ऐसे कर रहा हूं मैं, इसको रफली बना रहा हूं समझाने के लिए। तो गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, गुर्जर प्रतिहार। जैसे ही यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार आएंगे, जैसे ही यहाँ पर ये गुर्जर प्रतिहार आएंगे, तो गुर्जर प्रतिहार के आने से राष्ट्रकूट धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। यहाँ पे है गुर्जर प्रतिहार। अब इन गुर्जर प्रतिहारों को ऐसा बोला जाता है कि यही शुरू के क्या थे, राजपूत थे। धीरे धीरे क्या होगा, इन्हीं के सामंत हैं, यहाँ पर अलग है। सामंत का मतलब इनसे जुड़े हुए राजा, ठीक है, उसको सामंत व्यवस्था बोलते हैं। आगे चल के समझाया जाएगा सामंत व्यवस्था क्या है। ऐसा मान लीजिए आप कि राजा है, एक मेन राजा है, उससे जुड़े हुए कुछ अन्य राजा हैं, ठीक है, जो उसको कभी भी उसके ऊपर नहीं जाएंगे, जैसा वो राजा बोलेगा उसके ही अ, एक उपराजा कह के बोल सकते हैं, उसके ही कहने से अपने राज्य में काम करेंगे, ठीक है। तो एक सामंत यहाँ पर है, एक सामंत यहाँ पर है, एक सामंत यहाँ पर है, एक सामंत यहाँ पर है। जैसे धीरे धीरे गुर्जर कमजोर पड़ेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये सामंत ताकतवर हो जाएंगे। और ये सामंत कौन है, ये सामंत आगे चल के राजपूत कहलाएंगे। अब इन राजपूतों में कौन है, तो गुजरात में अलग है, जिनको हम क्या बोलेंगे, अहिलवाड़ वाले क्षेत्र के हैं, जिनको हम बोलेंगे सोलंकी। सोलंकी जो यहाँ इस वाले क्षेत्र में है, इनको हम बोलेंगे परमार। जो यहाँ दिल्ली वाले क्षेत्र में है, इनको हम बोलेंगे चौहान, ठीक है। जो यहाँ कन्नौज वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर भी राजपूत आ गए हैं, तो गुर्जरों के बाद जिसने अधिकार किया कन्नौज पे, उस वाले क्षेत्र में है गहड़वाल, ठीक है। तो इतना समझ गए होगे कि गुर्जर के बाद में क्या हो रहा है, गुर्जरों के ही जो गुर्जर क्या है, गुर्जर प्रतिहारों को एक तरीके से शुरुआती राजपूत माना जा रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, उनके ही जो सामंत हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जा रही है सबकी। और वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजपूत वंश का उदय कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ राजपूत वंश आ जाते हैं, उन राजपूत वंश, हाँ यहाँ पर केवल यही लिखा है मैंने, राजपूत, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग राजपूत आ जाते हैं, जो क्या करेंगे, अपना शक्ति विस्तार करेंगे। तो एक बार मैं वो राजपूत वंश राजपूत दिखा देता हूँ, साथ के साथ अभी जितना किया है वो दिखा देता हूँ। तो देखो हमने क्या किया, इसमें समझते रहना जो अभी तक किया है। सबसे पहले क्या था, यहाँ पर ये मैत्रक थे, कलर से पता चल जाएगा, ये व्हाइट कलर में एक साथ वाले हैं। उसके बाद में ये वाले एक साथ वाले समझे, राजपूत ये एक साथ इस कलर में हो गए, ठीक है, ये अलग कलर में है और ये अलग। तो उत्तर भारत में मैंने बताया कारकोट, उत्पल और लोहार, ठीक है। एक यहाँ पर हिंदू शाही वंश है, हिंदू शाही वंश का राजा है जयपाल। जयपाल, इसको भी समझ लेना। जब महमूद गजनबी भारत में आक्रमण करेगा, ठीक है, 1000 ईस्वी के आसपास, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, लगभग में, तो क्या होगा,
कहाँ से आएगा गजनवी? गजनी से आएगा और यहाँ पर पहला आक्रमण करेगा। तो जयपाल क्या करेगा? उसको पीट पीट कर भगा देगा। फिर बाद में क्या होगा? बाद में कुछ ये कमजोर पड़ जाएंगे और यहाँ पर फिर से वो आक्रमण करके आगे बढ़ जाएगा। तो ये हिंदू शाही वंश है, जो हिंदू वंश है, मुसलमानों से पहले यहाँ पर रहते थे। कहाँ पर? किस क्षेत्र में? तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका राजा था जयपाल। आगे चल के वो लगभग इसके 20-25 साल बाद फिर से आक्रमण कर रहा है। 17 आक्रमण हुए गजनवी के। तो जब 17वां आक्रमण होगा, लगभग लगभग समय बता रहा हूं, तो वो 1025-26 में जब आक्रमण हो रहा है, तो धीरे 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 बढ़कर यहाँ पर जो आक्रमण हो रहा है सोमनाथ के मंदिर पर, तो वहां पर कौन है? वहां पर है भीम प्रथम राजा। और यहाँ पर जो वंश चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? सोलंकी। तो अभी पहले की, अभी तक की कहानी आप समझो क्या हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अ, तो सबसे पहले क्या था? पुष्यभूति वंश था। इसी का कौन था? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राज्यश्री। राज्यश्री की शादी हो गई थी यहाँ मौखरी राजा देवगुप्त से। इससे क्या, सॉरी, मौखरी राजा ग्रहवर्मा से। यहाँ पर था देवगुप्त परवर्ती गुप्त, ठीक है। कहाँ? मगध में। ये कन्नौज है। ये कौन है? थानेश्वर है। ये कौन सा था? बंगाल था। तो यहाँ पर शशांक था। शशांक और देवगुप्त मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और इसको मार देते हैं। राज्यश्री भाग जाती है। वहां से क्या हो रहा है? ये राज्यवर्धन जो बड़ा बेटा था वो यहाँ पर आ रहा है, उसको भी मार दिया जाता है इनके द्वारा। फिर हर्षवर्धन आ रहा है, देवगुप्त को मारकर इसको भगा देता है। और फिर क्या हो रहा है? यहाँ पर कन्नौज में वो एक साम्राज्य स्थापित करता है, जिसको हमने बोला पुष्यभूति साम्राज्य या वर्धन वंश का साम्राज्य, ठीक है। हर्षवर्धन का साम्राज्य, ये वाला साम्राज्य। धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ? बाद में गुर्जर प्रतिहारों का उदय हो रहा है। अचानक से नहीं हो रहा, मतलब जैसे राजा कमजोर पड़ेगा दूसरा राजा उभर के आ जाएगा। देखो कई बार आप सोचते होगे कि ये अभी इस समय से, हिस्ट्री में जब बुक्स में पढ़ते हैं, इस समय से इस समय तक ये था, उसके बाद इस समय से इस समय तक ये था, तो पहले वाला खत्म हो गया दूसरे वाला चल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब राजा जैसे गुप्त थे, ताकतवर थे, तो वो सारे में फैले हुए थे। लेकिन जैसे वो कमजोर पड़े, तो देखो, एक परिवार है, एक राजा है, वो अपने किले तक ही से सीमित होगा या अपनी राजधानी तक सीमित होगा, सारे में तो रहेगा नहीं। जैसे वो कमजोर पड़ेगा तो उसके शासन को सब काटते चले जाएंगे, उसके राज्य को, और वो कहाँ रह जाएगा? अपनी राजधानी तक ही सीमित रह जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही गुप्तों के बाद ये परवर्ती गुप्त केवल यहाँ रह गए, जो सारे में फैले हुए थे पहले। इनका राज्य फैला हुआ था, थे तो यहीं पे। तो वैसे ही एक राजा जो कमजोर पड़ा, कौन? हर्षवर्धन, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो कौन? गुर्जर प्रतिहारों का उदय हो जाता है। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार हैं, ये राष्ट्रकूट है। क्षेत्र कौन सा है? तो इनका क्षेत्र राजस्थान वाला। इनका क्षेत्र कौन सा है? ये महाराष्ट्र वाला। हालांकि ये उत्तर से दक्षिण तक है राष्ट्रकूट, और ये पाल बंगाल में। इन तीनों का संघर्ष होता है कहाँ के लिए? इस कन्नौज के लिए, जिसको हमने बोला त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें विजय हो जाती है किसकी? गुर्जर प्रतिहार की। गुर्जरों के ही, गुर्जर कौन है? राजपूत धीरे धीरे बने कहलाएंगे। राजपूत का मतलब है जो इस समय पर आकर उत्तर भारत में जिसने राज्यों को, शासन को संभाला और राजा बने रहे, उनको राजपूत कहा गया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गुर्जर प्रतिहारों के ही कौन है? एक तरीके से सामंत हैं, जिन जो इनकी शक्ति कमजोर होने पर उभर जाएंगे। वो कौन है? जैसे उनमें से है दिल्ली में चौहान। इनमें से मुख्य शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अजमेर से और दिल्ली तक का सारा क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के अंडर में था, ठीक। तो ये चौहान हो गया। यहाँ मालवा के क्षेत्र में थे परमार, और इनका राजा है भोज। मुख्य राजा लिखा हुआ है केवल यहाँ पर, तो राजा है भोज। ये संस्कृति का संरक्षक था, संस्कृति साहित्य लिखने वाला था। एक प्रतिहार भोज है, ध्यान रखना। देखो कई बार ये लड़ाई होती है किसकी? राजपूतों की और गुर्जरों की। गुर्जर और राजपूतों की लड़ाई होते हुए देखोगे। अभी इलेक्शन जब हुए हैं तो इलेक्शन में भी ये मुद्दा रहा है कि मिहिर भोज को इन्होंने ये नहीं माना, वो नहीं माना। ये राजनीति में भी देखने को मिला। तो भोज जो है वो दो हैं ना। राजपूतों को ये पता है, हिस्ट्री पढ़े हुए नहीं है, तो उनको पता भी क्या होगा। भोज दो हैं। और दूसरी बात, जो गुर्जर हैं वो भी राजपूत थे, वो खुद राजपूत हैं, ठीक है। तो एक राजपूत है मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार है, प्रतिहार भोज उनको बोला जा रहा है, ठीक है। और एक है परमाल भोज, ये अलग हैं, दोनों भोज अलग अलग हैं, ध्यान से समझना। और दोनों के बीच में लगभग 200-250 साल का डिफरेंस है, इस भोज के और इस भोज के। तो इनका राजा भी भोज है, यहां भी लिख देता हूं मैं, प्रतिहार भोज, ठीक है, या मिहिर भोज। एक ये भोज है और एक ये भोज है।
ठीक है, दोनों में भोज हैं, ये खुद राजपूत हैं सारे के सारे, फिर भी आपस में लड़ाई। ठीक, तो यहाँ अब हिस्ट्री में वही है कि सही से नहीं समझा हो तो गड़बड़ रहती रहती है। तो यहाँ पर मालवा क्षेत्र में, ये तो यहाँ पर पहुंच गए कन्नौज में, मालवा क्षेत्र में कौन आ गया? परमाल। ठीक है, उनका राजा ये हो गया। यहाँ पर गुजरात क्षेत्र में, गुजरात में अहिलवाड़ क्षेत्र पड़ता है, उसमें है सोलंकी। सोलंकी कौन है? राजपूत। ठीक है, इनका राजा है भीम प्रथम में। और अभी मैंने बताया जब महमूद गजनबी यहाँ पर आक्रमण करेगा, तो उसका आक्रमण जब सोमनाथ पर होगा 1025-26 में, तो वहां पर राजा कौन है? भीम प्रथम। आगे चल के इसको सोलंकी जब समझेंगे जब देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रकूट मैंने बताई दी कि इस पूरे क्षेत्र में राष्ट्रकूट थे। और यहाँ पर कौन है? पाल। ठीक, उसके अलावा हाँ, यहाँ हम राजपूतों को देख रहे थे, तो एक चौहान हो गए दिल्ली में, मालवा में परवार हो गए, और उसके अलावा गुजरात में सोलंकी हो गए। इनको चालुक्य सोलंकी भी बोला जाता है, चालुक्य भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो चालुक्य की कहानी अलग है। ये गहड़वाल हो गए जो कन्नौज वाले क्षेत्र में है। इनका राजा है जयचंद। और जयचंद और पृथ्वीराज की कहानी का सबको पता होगा कि जयचंद की लड़की थी संयोगिता, उसका ये अपहरण करके ले गई, या जो भी कहानी है उसको डिटेल में समझाऊंगा मैं। तो वो ये वही जयचंद है, ठीक है, जिनसे मोहम्मद गौरी। देखो अब एक साथ हम देख जरूर रहे हैं, लेकिन ये एक साथ वाले नहीं है कि इसको इनके साथ समझने लगो। ठीक है, दो अलग अलग है। भीम प्रथम किस समय का है? 1025-26 के आसपास का। ये कब के हैं? 1192, 1191, 1190 के आसपास के। दोनों में कितना समय का डिफरेंस है? 150-200 साल का डिफरेंस। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक एक दो दो राजा लिखे हैं मैंने, इन अलग अलग, जब एक वंश है तो उसमें करीब 10-15 राजा तो मेन मेन राजा होंगे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली होगी, तो इसलिए समय बड़ा है। ठीक, तो ध्यान रखना। ये जयचंद हो गया जो पृथ्वीराज चौहान के साथ वाला है। और यहाँ पर कहाँ? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का पता होगा, बुंदेलखंड में एक वंश चलता था चंदेल, जिसका राजा है धंग। तो ये हमने कुछ राजपूत वंश देखे। धीरे धीरे जब ये तीनों कमजोर पड़ जाएंगे, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, तो इन वंशों का उदय होगा। ठीक है, जब बंगाल में पाल कमजोर पड़ेंगे, अब और आगे चलता हूं, अलग से मैप बनाने की जगह यहीं पे समझा देता हूं। जब बंगाल में पाल कमजोर पड़ेंगे, तो वहां पर आ जाएंगे सैन। सैन, जिनका शासक आप देखने को मिलेगा आपको, जैसे लक्ष्मण सेन है, बल्लाल सेन है, तो ये सैन मिलेंगे। ठीक है, और सैन अभी भी बंगाल में मिलते हैं। सैन एक वो सरनेम मिलता होगा आपको देखने, तो ये सैन। अब ये पाल कौन से हैं? वही पाल हैं, पाल वंश आगे चल के भी पाल चलेंगे। ठीक है, कौन से? गोपाल और धर्मपाल, आगे चल के भी पाल आएंगे। एक गंग वंश है जो कहाँ पर है? जो आपका उड़ीसा क्षेत्र में है, गंग वंश। और उड़ीसा के साथ साथ ये कर्नाटक तक फैला हुआ था गंग वंश, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये चालुक्य हैं, चालुक्य के ध्यान ध्यान से समझ लेना। एक है वातापी के चालुक्य और एक है वेंगी के चालुक्य। ये वातापी, इस जगह चालुक्यों का उदय हुआ। ठीक है, एक बार मैं थ्योरेटिकली उसको दिखा देता हूँ कि क्या था। ये देखो आप, हं, ये उत्तर भारत के वंश हमने देख लिए। उत्तर भारत के वंश के बाद दक्षिण भारत के वंश की तरफ हम चलेंगे, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट, जो मैंने बताया उत्तर से दक्षिण, दक्षिण नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए राष्ट्रकूट यहाँ लिख दिया है। उत्तर से दक्षिण तक इनका विस्तार था, ऐसे लंबा फैला हुआ। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रकूट कहाँ? इनकी राजधानी थी मान्यखेद। देखो सॉरी, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इनको डायरेक्टली इनकी राजधानी पूछ लेता है। सबकी राजधानी ध्यान रखनी है, जैसे मोखरी की राजधानी कन्नौज, कन्नौज में कौन सा वंश था? मोखरी, ऐसे करके। और परवर्ती गुप्त कहाँ थे? बल्लभी के कौन थे? मैत्रक थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। तो इनकी सबकी राजधानी ध्यान रखनी है। मुख्य मुख्य शासक, जैसे पूछा जाएगा शशांक कौन से वंश का शासक था, तो गौड़ वंश का शासक था, ऐसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। ठीक है, और इनका मुख्य शासक कौन थे? दंतेदुर्ग था, कृष्ण था, अमोघवर्ष था। ये कृष्ण, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय आएंगे। और ये वही है जो मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा कि ये कैलाशनाथ मंदिर एक बनेगा, उसका निर्माण करवा रहे हैं। ठीक, चालुक्य वाला क्षेत्र है, वादामी के चालुक्य हैं या वातामी के चालुक्य, इनको बोला जाता है पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, कहाँ? कर्नाटक की तरफ। और इनका जो मुख्य राजा है वो है पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय वही है जिसका नर्मदा नदी के तट पर लड़ाई होगी। ठीक है, याद आ रही है? नहीं आ रही है, चलो आगे देखेंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय ये इनका मुख्य राजा है। एक है चालुक्य, किसके? वेंगी के चालुक्य। वेंगी मतलब अ, आंध्र प्रदेश की तरफ, मतलब हैदराबाद वाली साइड, पूर्वी चालुक्य। ध्यान रखना है कि वातापी के चालुक्य पश्चिमी वाले हैं, वेंगी के चालुक्य पूर्वी वाले हैं।
जब ये चालुक्य यहाँ से कमजोर पड़ जाएंगे, फिर एक तीसरे चालुक्य आएंगे जो कहलाएंगे कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, आगे चल के बताऊंगा। अब इनको ध्यान रखना खास तौर से, दक्षिण भारत के जो मुख्य वंश हैं वो ये चार हैं, इनको ध्यान रखना है। एक पल्लव वंश है, पल्लव वंश की राजधानी है कांची, इसको ध्यान रखें। पल्लव वंश कांची, कांचीपुरम। और पल्लव वंश के जो मुख्य राजा हैं वो है महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, ध्यान रखना है। महेंद्र वर्मन वही हैं जो इसकी शुरुआत ठीक तरीके से करेंगे, मंदिरों के निर्माण की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर चलेगी मामल्ल शैली। ठीक है, मामल्ल शैली मतलब दक्षिण भारत के जो मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर निर्माण कला जब मैंने बताई थी गुप्त और गुप्तोत्तर काल में, तो वहां पे बताया था कि वो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं उनको बोला जाता है द्रविड़ शैली में, ध्यान रख लेना अगर नहीं पता है तो। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में, और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली कहलाती है। मतलब जो बनावट होती है, डिजाइन होता है, उसको हम बोलते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मतलब डिजाइन, तो द्रविड़ कला में बनाते हैं। तो उसमें जो मामल्ल शैली, अलग अलग शैली आएंगी, तो वो यही शुरुआत कर रहे हैं महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन, ध्यान रखना। पल्लवों को आप जो जानेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, तो पल्लवों को जानेंगे आप मंदिर निर्माण के तरीके में, जैसे कि कांची में मंदिर बनवा रहे हैं, महाबलीपुरम की स्थापना कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, रथ मंदिर बनवा रहे हैं, तट मंदिर बनवा रहे हैं। ये रथ मंदिर बनवाएगा, ये तट मंदिर बनवाएगा, शोर मंदिर मतलब समुद्र के किनारे मंदिर बनेंगे। पत्थरों को काट काट कर अंदर अंदर रथों के डिजाइन बनाएंगे, तो वो मंदिर यही बनवाएंगे। थोड़ा थोड़ा मैं मतलब समझा रहा हूँ कि आगे क्या क्या पढ़ेंगे आप, उसके लिए ध्यान रखें आप। तो ये महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन पल्लव, जब हम सारे को एक साथ देखेंगे ना, तो वो जो कंफ्यूजन वाली चीज है वो दूर हो जाएगी। आज की क्लास का यही उद्देश्य है, और पूरी कहानी तैयार हो जाएगी। तो धीरे धीरे जहां उत्तर भारत में, एक बार पहले ये देख लो फिर समझाता हूँ। तो ये पल्लव हो गए कांची के, चोल उरैयुर के, इनको मैंने डिटेल में चोल चेल पांडे तीनों को समझा दिया है। संगम वंश समझाया था, उसमें डिटेल में समझाया था। और संगम वंश से दो क्वेश्चन आए अभी, कल परसों इसका एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का। हिस्ट्री में दो क्वेश्चन है यहाँ से, जो मैंने समझाया था उसमें ही। हालांकि नेट वाले पेपर का लेवल बहुत अलग होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखना है। उसमें पूछा था, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, कि दूसरे संगम का, निम्नलिखित में से दूसरे संगम का कौन सा ग्रंथ है, कौन सी रचना मिली हुई है। तो तोल्काप्पियम समझाया था मैंने, तो ध्यान से देख लेना उसको क्लास को। तो चोल है उरेयूर क्षेत्र में, जिनका राज राजा है और राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, राज राजा क्या है, राज राजा भी मंदिरों का निर्माण करवाएगा। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, राजराज मंदिर, ठीक है, ये निर्माण करवाएगा। राज, और ये क्या करेगा, दक्षिण भारत की तरफ विजय करेगा। दक्षिण भारत का मतलब श्रीलंका की तरफ, तमिल की तरफ। और राजेंद्र प्रथम क्या करेगा, ये तो और भी, ये उत्तर भारत में दक्षिण भारत दोनों की तरफ विजय करेगा। उत्तर भारत में इसको वातापी कोंड बोलेंगे, इसको गंग कोंड चोलम बोलेंगे। मतलब गंगा के कोंड का मतलब जीतने वाला, तो गंगा के क्षेत्र को भी जीतने वाला कौन था, राजेंद्र प्रथम। तो जब हम देखेंगे तो इस राजा को देखेंगे कि ये पल्लवों को भी हराएगा, पांड्य को भी, चेर को भी, और एक बड़े साम्राज्य की, दक्षिण भारत में श्रीलंका, इंडोनेशिया तक की विजय करके लाएगा ये। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार कर रहा है ये, मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं। तो इन्हें थोड़ा सा देखना है, पांड्य मदुरा के, मदुरई के, और चेर वंजी के, इन्हें एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ है। देखो, जब उत्तर भारत में ये वंश चल रहे हैं, ये अपना विस्तार कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत में भी कुछ वंश अपना विस्तार कर रहे थे। उनमें से एक थे चालुक्य, जो इधर साइड में है, बता दिया मैंने, वही पुलकेशिन द्वितीय। और एक है ये वेंगी के चालुक्य, तो ये कौन से हैं, ये हमारे कर्नाटक की तरफ, और ये हैं किसकी तरफ, हैदराबाद आंध्र की तरफ। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके अलावा दक्षिण भारत के ये चार वंश अपना विस्तार कर रहे थे, जिस समय पर ये कर रहे हैं, अलग अलग समय पर। तो यहाँ पर एक पल्लव है, पल्लव में मैंने बताया, क्या बताया, पल्लव के दो राजा बताए हैं, एक महेंद्र वर्मन और एक कौन सा, एक महेंद्र वर्मन जो मामल्ल शैली लाएगा, और दूसरा कौन सा, नरसिंह वर्मन। दोनों को ध्यान रखना है, ये पल्लव। ठीक, तो ये यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं। एक है यहाँ चोल, इनको अलग अलग बताया मैंने। यहाँ ध्यान रखना इनकी स्थिति क्या है, तो यहाँ पर कांची है, कांची इनकी राजधानी है। ये उरैयूर और मदुरई,
इन लोगों की राजधानी है। यहाँ पर चेर कहाँ है? केरल की तरफ। चेर सबसे पुराना इनमें से माना जाता है, चेर केरल की तरफ। और ये कब से चले हुए आ रहे हैं? संगम काल, जो हमने देखा था पहली दूसरी शताब्दी, तब से ही विस्तार कर रहे हैं। और इस समय पर आकर इनके राजा शक्तिशाली हो जाते हैं, और इनके राजा धीरे धीरे करके इनको हराना चालू कर देते हैं, और यहाँ तक और दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। तो कौन से हैं? एक पल्लव है, एक चोल है, राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, ये इसके राजा हैं। पांड्य हैं और चेर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं। उसके अलावा भी कुछ राजवंश थे, वो राजवंश आप एक बार देख लें। उसके अलावा कौन से राजवंश हैं? तो ये सभी राजवंश हमने देख लिए। इसके अलावा ये पाल वंश हमने देखा। बाद में आगे चलकर शशांक के बाद उत्तरपाल आएंगे, जिनमें से गोपाल धर्मपाल होंगे। धर्मपाल कौन है? ये वही धर्मपाल है जो एक विश्वविद्यालय बनवाएगा। कहाँ पर विश्वविद्यालय बनवाएगा? तो बिहार में विश्वविद्यालय बनवाएगा। 3 विश्वविद्यालय मैंने बताए थे जो ध्यान रख रहे हैं। एक तक्षशिला, जिसके बनवाने वाले का नहीं पता, लेकिन किस समय का है, तो वहाँ के ही पढ़ने वाले हैं और फिर पढ़ाने वाले हैं। कौन? चाणक्य। कहाँ पर था? ये तक्षशिला में था, जो कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड। दूसरा था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने, गुप्त वंश का शासक था, उसने बनवाया था। कहाँ पर? बिहार साइड में। और उसके भी और पूर्व की तरफ, थोड़ा सा पूर्व की तरफ कौन सा तीसरा विश्वविद्यालय आ रहा है? वो कौन सा विश्वविद्यालय? धर्मपाल के द्वारा बनवाया हुआ, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला किसने बनवाया? धर्मपाल ने। तीनों विश्वविद्यालय को ध्यान रखना है, बता दिया है फिर से मैंने। तो ये बंगाल में चल रहा था। इसके साथ साथ और एक सैन वंश चलेगा, जो जिसका राजा होगा बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम राजा होगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम, किसने इसको हराया, किसने। खिलजी जाएगा कोई, बख्तियार खिलजी वगैरह यहाँ पर मारकाट मचाएगा, उस समय की बात चल रही है, यानी कि बहुत आगे की बात। ठीक है, तो ये हो गया। गांधार काबुल में हिंदू शाही वंश हमने देख लिया, जिसका राजा जयपाल था, इसको बता दिया मैंने। इनको खास तौर से ध्यान रखना है कि ऐसा बोला जाता है, देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल और वारंगल के काकतीय, ये 3 वंश फेमस थे। तो इनको राजधानी पूछा जाता है या वंश पूछा जाता है, खास तौर से ध्यान रखना है। तो यादव कहाँ थे? जिनको वर्तमान में जाधव बोल देते हैं हम, ठीक है, वो कहाँ थे? देवगिरी में। जो यादव है, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में यादव देख रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा अलग ये दक्षिण के यादव थे, जिनको बोला जाता है जाधव। ठीक, तो ये देवगिरी वाले क्षेत्र में। देवगिरी अभी दिखाऊंगा क्षेत्र कौन सा है। द्वार समुद्र के थे होयसल। पूछा जाएगा कि या मैचिंग करने के लिए आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। होयसल का क्षेत्र कौन सा था? द्वार समुद्र। काकतीय वंश का ये वंश है, ये होयसल वंश, काकतीय वंश। काकतीय वंश का कौन सा क्षेत्र था? वारंगल। ऐसे ही याद रख लेना, वारंगल में कौन है? काकतीय है। द्वार समुद्र में कौन है? होयसल है। देवगिरी में कौन है? जादव है। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये, एक बार देख लो। तो देखो, ये है काकतीय वंश। काकतीय वंश, ये है होयसल वंश। ठीक है, होयसल, काकतीय, और एक हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हट गया है, एक बार देख लेते हैं। देखो, ध्यान से देखना, देवगिरी यादव हटा हुआ है, तो उसको ध्यान रखना है। यहाँ पर पड़ता है देवगिरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देवगिरी। देवगिरी के यादव वो इस जगह पर, ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, लगभग इसके थोड़े से नीचे, कर्नाटक के ऊपर। ये होयसल वाला क्षेत्र है, कहाँ का? कर्नाटक वाला क्षेत्र। और होयसल के होयसल वंश कहाँ पर है? द्वार समुद्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, होयसल वंश है, कौन सा क्षेत्र है ये? द्वार समुद्र, कर्नाटक में पड़ता है, द्वार समुद्र का क्षेत्र याद रखना है। और काकतीय वंश कहाँ पर है? तो ये वारंगल वंश पड़ता है, कहाँ पर? आंध्र की तरफ। ठीक है, यानी कि हैदराबाद साइड में। तो ये वारंगल वंश, तो इन्हें ध्यान रखना है। तो सभी वंशों का कैसे कैसे उदय हुआ एक कहानी के रूप में मैंने बता दिया है। एक साथ ये आप ध्यान से देख लो, और इसमें इमेजिन करो कि सबसे पहले क्या चला था इस कहानी में। सबसे पहले क्या चला? तो सबसे पहले थे ये लोग, उनको हराकर ये वाले आए, उनको हराकर फिर धीरे धीरे करके राजपूत आ गए। ये मध्य भारत में चल रहा है। उत्तर भारत में 2 3 4 5 वंश ऊपर भी चल रहे हैं। फिर दक्षिण भारत में कौन आ रहे हैं? दक्षिण भारत में ये कुछ वंश आ रहे हैं, चालुक्य। इनको हराकर फिर धीरे धीरे करके ये कुछ यहाँ पर ओवरटेक कर लेंगे, कुछ कल्याणी के चालुक्य आ जाएंगे, और फिर छोटे छोटे लघु वंश इनको बोला जाता है, जैसे देवगिरी के यादव, होयसल कहाँ के?
तो यहाँ और काकतीय कहाँ के, वारंगल के, होयसल द्वार समुद्र के। ठीक है, पल्लव कहाँ के, तो पल्लव वाला क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश के नीचे वाला, तमिलनाडु वाला। और चोल इसी के नीचे वाला, चेर केरल वाला, पांड्य बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे वाला, ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये इन वंशों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ पर राजपूत वंश थे, तो दिल्ली में चौहान हो गए, परमार कहाँ पर हो गए, मालवा क्षेत्र में हो गए, उसके अलावा सोलंकी कहाँ पर हो गए, जिनको चालुक्य भी बोला जाता है, अहिलवाड़ गुजरात में हो गए, ठीक, उसके अलावा गहड़वाल कहाँ पर हो गए, कन्नौज में हो गए, और यहाँ पर बुंदेलखंड में चल रहे हैं चंदेल धंग शासक। ठीक, तो ये सभी वंश एक साथ मैंने बता दिए हैं। हालांकि इनमें सभी में ये जो कहानी है उसको ध्यान रखें, ये कहानी है लगभग लगभग 500-700 साल की कहानी है ये सभी। अब इसको एक एक करके हमें समझना है। सबको एक साथ क्यों दिखाया, एक साथ क्यों बताया, क्योंकि जब हम इसको अलग अलग समझते हैं तो याद नहीं रहता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कौन से कैसे, तो इसलिए एक साथ देख के। और अच्छा लगा हो तो बस इतना ही करना है, आपको लाइक कर देना है, और अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें, ये सारथी परिवार बढ़ सके। उसके बाद में अच्छी अच्छी कहानियों के साथ में हिस्ट्री को हम ऐसे ही निपटा लेंगे। चलिए मिलते हैं क्लासेज में। और कौन सी क्लास करनी है अब हमें, तो हर्षवर्धन को पहले लेंगे, पुष्यभूति वंश को, फिर उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष देखेंगे, फिर उनके बाद एक एक करके हम इसी सीक्वेंस में पढ़ लेंगे। चलिए मिलते हैं क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।